बहुत समय पहले चित्रांगदा नाम के गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहा करती थी। कम उम्र में माता पिता को खो देने की वजह से वो अपनी माँ की बहन यानी अपनी मौसी पूजा के साथ रहती थी। राधिका एक बड़ी प्यारी बच्ची थी। उसने कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया था और वो हर उस व्यक्ति की मदद करती थी जिसे उसकी जरूरत थी। लेकिन उसकी मौसी पूजा बिल्कुल अलग थी। वो राधिका को अपने हर छोटे छोटे काम के लिए इस्तेमाल किया करती थी। राधिका को अपनी मौसी पूजा का सारा काम करना पड़ता था। एक दिन राधिका के एक दूर के रिश्तेदार गुरुवैया पूजा के पास आए। वो राधिका के लिए एक अच्छा रिश्ता लाए थे। पूजा बेटी, राधिका के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लाया हूँ। अगर तुम राजी हो तो एक दिन तुम्हारे घर आने के लिए कहूँ। बड़ा संपन्न परिवार है उनका। अपनी राधिका बड़ी खुश रहेगी उनके घर में। गुरुवैया ने बताया। पूजा प्रस्ताव की बात को सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से में तिलमिला गई। वो नहीं चाहती थी कि राधिका की शादी हो, लेकिन वो ये बात गुरुवैया को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने घुमाकर बात की। ओहो, मैं अपनी भांजी के लिए एक अच्छे रिश्ते के लिए ना क्यों कहूँगी, लेकिन गुरुवैया जी, पहले आपको एक बात बता दूं, अगर लड़की वालों को ना बताने का वादा करें। तो गुरुवैया, क्या बात है? तो पूजा बोली, हाल ही में एक ज्योतिषी ने बताया कि जिस दिन राधिका की शादी होगी उसके अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। मैं तो इन सारे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती, लड़की वालों को मत बताइएगा। उसने एक झूठी कहानी बनाकर सुना दी। गुरुवैया ने सुना तो उसका दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। ठीक है बेटी, मैं फिर आऊंगा, जा रहा हूँ, उसने कहा और वहां से चला गया। भगवान की कृपा से शादी से पहले ही बात का पता चल गया, उन्हें बता दूंगा। और वो चले गए। पूजा उसे जाते देखती रही कि वो गए कि नहीं। आखिर मैंने इस प्रस्ताव को भी चलता कर दिया। अरे आखिर कैसे शादी कर दूं? काम कौन करेगा मेरा? वो मन ही मन सोच रही थी। तभी उसने राधिका को घर आते देखा। राधिका, प्रार्थना का समय हो गया, अभी तक फूल नहीं लेकर आई। वो उस पर चिल्लाई। राधिका डर गई और बोली, वहां फूल नहीं थे दीदी। पूजा को गुस्सा आ गया। तो तुझे जंगल जाकर कुछ फूल लाने चाहिए थे ना। जब उसने इस तरह कहा तो राधिका और भी डर गई। दीदी, वहां तो जंगली जानवर होंगे ना। मुझे नहीं पता कि तू कैसे जाएगी, लेकिन फूल चाहिए, उसने आदेश दिया और चली गई। राधिका फूल लेने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गई। डरी हुई थी, लेकिन आखिरकार वो फूल लेकर आ गई। अगले दिन भी वो फूल लेने के लिए उस जंगल में एक जगह गई जहां उसने ढेर सारे फूल लगे देखे। वो खुश हो गई और उनके पास जाकर उन्हें तोड़ने ही वाली थी। जैसे उसने फूल को हाथ लगाया, शेर की दहाड़ सुनी और डर के मारे कांप उठी। तेजी से भागते हुए घर पहुंची, लेकिन जब वो खाली हाथ घर पहुंची तो पूजा ने फिर से पूछा, फूल कहाँ है? हाफते हुए राधिका, दीदी, मैं फूल लाने गई थी, वहां एक शेर दहाड़ने लगा दीदी। वो बताने लगी कि वहां क्या हुआ था, लेकिन पूजा ने उसकी किसी बात की परवाह नहीं की। फिर से जा, और अगर बिना फूल लिए घर लौटी तो खाने का टुकड़ा नहीं मिलेगा तुझे। उसने राधिका को धमकाकर फिर से फूल लेने के लिए भेज दिया। राधिका डरती कांपती फिर से जंगल गई। इस बार उसे एक छोटे से पौधे पर बहुत सारे फूल दिखाई दिए। जब वो उन्हें तोड़ने ही वाली थी तो उन फूलों में जो एक छत्ता लगा था, वहां से एक मधुमक्खी बाहर निकल कर आई और बोली, रुको। वो चिल्लाई। राधिका ने आश्चर्य से मधुमक्खी की ओर देखा। इस छत्ते में हमारा पूरा परिवार रहता है, और अगर तुम ये पौधा तोड़ोगी तो हमें एक नए घर को तलाशना होगा, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस पेड़ से फूल मत तोड़ना। वो प्रार्थना करने लगी। ओह, माफ करना, अगर ये तुम्हारा घर है तो नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मुझे बता दो कि मुझे और फूल कहाँ मिलेंगे। नहीं तो मासी मारेगी। यहाँ हमें और कहीं फूल नहीं मिलते, इसलिए तो इस छोटे से पौधे पर रहते हैं, उसने कहा। राधिका बिना फूल लिए घर वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए वो पूरी रात उस जंगल में ही रही। मधुमक्खी ने उसे देखा और उसकी तकलीफ समझकर उसे एक फूल दिया। राधिका, तुम इस फूल को ले लो, इसमें बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, इस फूल से बहुत कुछ कर सकती हो, उसने उसे बताया और उसे वो फूल दिया। वो उस फूल को लेकर घर जाने लगी। घर जाते हुए उसने एक ऐलान सुना।
उस ऐलान में ये बताया जा रहा था कि राजा अविराम सेना के पुत्र लंबे समय से बेहोश हैं। कई हकीमों ने उनका इलाज किया लेकिन सब व्यर्थ रहा। राजा ने घोषणा करवाई थी कि जो उनके पुत्र को ठीक करेगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। जब राधिका ने यह ऐलान सुना तो वो तुरंत राजमहल गई। महाराज, अगर आप राजी हो तो मैं इसमें मदद कर सकती हूँ, उसने अविराम सेना को बताया। राजा उसकी बात मान गए। राधिका ने उनके पुत्र के पास जाकर उस फूल को उसके सिर पर रखा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और उसे नया जीवन मिल गया। राजा बेहद खुश हुए और तुरंत उन दोनों का विवाह कर दिया। तिरुचिरापल्ली में तारा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो एक भले स्वभाव की लड़की थी। उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था दिव्या। दिव्या के माता पिता काफी अमीर थे। दिव्या की माता पिता की तुलना में तारा का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। दिव्या के माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा, लेकिन तारा उसी गांव में अपनी पढ़ाई करती रही। कुछ दिनों बाद दिव्या छुट्टियां मनाने के लिए वापस अपने गांव आए। दिव्या ने तारा को उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आने के लिए फोन कर दिया था और वो एयरपोर्ट पर खड़ी होकर उसके आने का बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई थी। जब उसने तारा को आते देखा तो बोली, What is this, तारा? तुमने मुझसे कितना इंतजार करवाया? You are so late. तारा उसके वापस आने और उसे घर ले जाने की बात से बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने इस तरह कहा तो उसे दुख हुआ। अरे तू जानती तो है दिव्या, यहाँ की सड़कों का हाल। अच्छा, तो सड़कें अभी भी वैसी है, टूटी फूटी। अच्छा चल। गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगी तो उससे स्मोक निकलने लगा। ये देखकर दिव्या हंस पड़ी। तारा, तू गाड़ी चला रही है या ट्रेन? इतना सारा धुआं, या तूने कोई मच्छर मारने की दवा लगाई है? दिव्या ने कहा और बेतहाशा हंसने लगी। उसके इस तरह हंसने पर तारा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ ही दूर चले थे कि तारा की बाइक रुक गई। दिव्या, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी दूर ऐसी पैदल चलेंगे, वहाँ एक मैकेनिक की दुकान है, वहाँ रिपेयर कराएंगे, उसने कहा। अरे घर से निकली थी तभी करवा लेती ना मरम्मत, चल अब। एक दिन दिव्या घर में बोर हो रही थी तो वो तारा के घर गई। वहां उसने तारा को गाय का दूध दूहते देखा। ये देखकर, तारा ये क्या कर रही है तू? मैं गाय का दूध दूह रही हूँ। क्या? तुम्हारे पास गाय का दूध निकालने के लिए मशीन नहीं है? मुझे लगता है तुम अभी भी पुराने जमाने में ही हो। शायद तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तकनीकें कितनी डेवलप हो चुकी हैं। उसने बोलना जारी रखा, लेकिन तारा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। तारा, आई एम गेटिंग बोर्ड, कहीं चले? मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ, वहाँ बहुत मजा आएगा। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे हमारी और सहेलियाँ भी आती हैं। चलो तारा, मुझे भी कितने दिन हो गए, मैं अपनी सहेलियों से मिली ही नहीं, वहीं चलेंगे, दिव्या ने कहा। तारा को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसने अपना सारा काम एक तरफ किया और उसे एक झील पर ले गई। वहाँ दिव्या की सभी सहेलियां तैर रही थी और मस्ती कर रही थी। वे सभी दिव्या को देखकर बड़ी उत्साहित हो गईं और बोली, दिव्या आना, जल्दी आ, कितने दिन हो गए साथ में मस्ती किए हुए, जल्दी से कूद जा। लेकिन दिव्या उन सबको उस झील में तैरते देखकर बोली, नो वे, इस गंदे पानी में मुझे नहीं तैरना, नेवर। तुम लोग क्या छोटी छोटी बच्चियां हो जो झील में कूद पड़ी इस तरह? हाँ? दिव्या के इस तरह रूखे तरीके से कहने पर सारी सहेलियों को बहुत बुरा लगा, लेकिन दिव्या पानी में नहीं उतरी, वहीं खड़ी रही। एक दिन दिव्या सड़क पर टहलते हुए कहीं जा रही थी। तभी एक बड़ा सा बैल दिव्या के सामने आ गया, जिसे देखकर वो बेहद डर गई और वहां से भागी। ये होते तारा और उसकी सहेलियों ने पेड़ के पीछे से देखा। जब बैल दिव्या का पीछा कर रहा था तो वो जाकर उसी झील के पानी में कूद गई। दिव्या खुद को बचाने के लिए तैरती हुई झील के दूसरे किनारे चली गई। आखिरकार जिस पानी को वो गंदा बता रही थी, बैल से बचने के लिए उसे उसी में कूदना पड़ा। ये सब देखकर तारा और सहेलियों की हंसी छूट गई।